अगर आपके फास्टैग में इंस्ट्रूमेंट में बैलेंस है और टोल प्लाजा का इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन बराबर काम नहीं कर रहा है और बैलेंस होने के बावजूद भी अगर आपका टोल कट नहीं हो रहा है, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम बहुत सी खबरों को और खबरों के पीछे की खबर तो आपको देते ही हैं। एक जागरूक नागरिक होने के नाते कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत ही आपको जानना जरूरी है वो भी हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम सभी सड़कों पर चलते हैं, एक दूसरे शहरों में जाते हैं। अक्सर हमें टोल प्लाजा का सामना करना पड़ता है। उसमें किस टेंशन से हमें गुजरना होता है, जब हम पैसे भी देते हैं उसके बाद भी हमें बिल्कुल दुश्मन की नजर से देखा जाता है। बाउंसर्स होते हैं वहां पर, और अगर गलती से आप कैश पे करना चाहते हैं और नॉन कैश वाले काउंटर पे आप पहुंच जाएं लाइन में, तो आपको बड़ा एम्बेरसमेंट से गुजरना पड़ता है। या तो आप डबल पेमेंट करें या आप वापस जाएं, यानी हर एक की नजर में आप एम्बेरसमेंट फील करते हैं। तो ऐसी सूरत में ये पूरा सिस्टम क्या है, इसी के साथ साथ फास्टैग नाम की एक चीज आई है जो आपके गाड़ी पर लग जाती है और उससे पैसा डिडक्ट होता है। लेकिन इस सब में क्या कुछ होता है, विदेशों में कैसा हो रहा है, हमारे यहाँ भारत में क्या हो रहा है, ये सब समझने के लिए मेरे खास मेहमान हैं संजय शिरोडकर साहब, जो पुणे से हैं और आरटीआई यूजर अपने आप को कहते हैं। मैं उन्हें आरटीआई एक्टिविस्ट समझता हूं, क्योंकि 10,000 से ज्यादा आरटीआई डाल करके आम लोगों की जिंदगी से जुड़े मामलात वो सामने ला चुके हैं। बहुत से डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं जो जहां जहां करप्शन है, लोगों को मुसीबत का सामना है, उसको हल करने के लिए वो मुसलसल कोशिश करते रहते हैं। संजय शिरोडकर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन जिसे ईटीसी कहा जाता है और फास्टैग जो गाड़ियों पर फास्टैग लगते हैं, ये पूरी कहानी क्या है? क्योंकि आपने अब से पहले टोल प्लाजा के बारे में टोल एक झोल के नाम से किताब भी लिखी है और हमारे साथ इंटरव्यू में भी आपने बहुत सी चीजें बताई हैं। तो ये अलग अलग पहलू हैं। एक तो वो पहलू है जो आप बहुत कुछ फास्टैग वाला और ईटीसी वाला मामला। नमस्कार। मैं ये कह सकता हूं, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के माध्यम से जो फास्टैग इंस्ट्रूमेंट आया है, इट इज अ नेक्स्ट लेवल ऑफ टोलेज झोल। नाउ अभी इलेक्ट्रॉनिकली शुरू हुआ है। अब वो कैसे होता है, क्या होता है, ये चर्चे का दरमियान वी विल डिस्कस। लेकिन ये 2008 साल काफी एक अहम साल था भारत के लिए। 2008 साल में इलेक्ट्रॉनिक टोल पॉलिसी आई, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए कम से कम 9 साल लगे। 2008 में भी 4 लेन टू 6 लेन और 4 लेन या 6 लेन का स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन भी इंट्रोड्यूस हुआ साल 2008। ये बहुत अहम साल है। फास्टैग इंप्लीमेंट पहला जो नोटिफिकेशन आया है, दैट वाज ऑन 2 नवंबर 2017। और फिर आने के बाद फास्टैग क्या चीज है, वो एग्जैक्टली क्या है, ये सारी चीजें जनता के सामने आने लगी। 1 दिसंबर 2019 से फास्टैग लगाना कंपलसरी हुआ। आज तक पूरे गाड़ियों को लगा है क्या? तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि फिर कितनी गाड़ियां हैं? तो अगर हम लोग ट्रक या बस की बात करें या मेजर ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो वो करीबन 1.5 करोड़ से 1.5 करोड़ के दरमियान है, मतलब जो नेशनल हाईवे पे अप्लाई करते हैं। अगर आप एलएमवी मतलब कार एंड अबाव के लेते हैं, तो वो करीबन साधारणपणे 4 से 5 करोड़ का व्हीकल पॉपुलेशन है। मतलब लगना कितना चाहिए? तो करीबन 6 से 7 करोड़ व्हीकल को आज की तारीख में फास्टैग लगना चाहिए। अगर वो लगता है तो वो 100%
इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की शुरुआत होगी या मैन्युअली की बंद होगी, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, और फिर ट्रांसपेरेंसी आने में मदद होगी, ऐसा हम मानेंगे। लेकिन क्या आज की तारीख 26 अक्टूबर 2020 में यह परिस्थिति है क्या? अगेन द आंसर इज बिग नो। अब उसके पहलू और उसके कारण बहुत अलग अलग है। नाउ व्हाट इज फास्टैग? अगर कोई पूछता है कि भैया फास्टैग क्या चीज है, तो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं जो डेफिनेशन नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ने दी है। फास्टैग इज अ डिवाइस that employs radio frequency identification in bracket RFID technology for making toll payments directly from the prepaid account linked to it. It is affixed on the windscreen of your vehicle and enables you to drive through, गौर किया जाए, enables you to drive through toll plazas. Using FASTag, user can save time at toll plazas. My question is, क्या ये हकीकत है? फास्टैग लगने के बाद भी आपको सीमलेस, बैरियरलेस आपको आपका ट्रैवल हुआ है? ये प्रॉब्लम है। अगेन, जैसे जैसे कि स्कीम बहुत आती है गवर्नमेंट की, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे आज जितने भी आप कोई भी ले लो, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। एक जगह पे आप बोलेंगे भाई इतना किलोमीटर का हाईवे बना दिया, इतना बड़ा किया, इतना सुपर हाईवे, जितना हाईवेज। माय पॉइंट इज वो सब ठीक है, चाहिए भी, लेकिन जो आप एक सिस्टम लाते हो उसको पूरी तरह इंप्लीमेंट करो। उसको उसमें प्रॉब्लम जब तक नहीं आते या जीरो प्रॉब्लम बोलते हैं, ये लाने की कोशिश करो। ये कभी गवर्नमेंट से होता नहीं है, वेदर इट इज स्टेट और सेंट्रल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज हो। ऐसे किस्से तो बहुत है। आज की तारीख में भी जैसे मैंने कहा, देर आर मोर देन 564 टोल प्लाजास अक्रॉस इंडिया। मेरा चैलेंज है आपके चैनल से, एक भी टोल प्लाजा दिखाइए जहां पे आपको बिना रुक के यू कैन ट्रैवल। अगर वैसा एग्जांपल है तो दीजिए, नहीं तो ये फास्ट ट्रैग भी प्रॉब्लम वाला मामला है। अब उसमें होने वाले झोल भी अलग अलग है, इसके तो किस्से बहुत कुछ है। मैं वही समझना चाहता था। जिस काम का मकसद ही करप्शन खत्म करना था, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यह है कि सीधा जो पे करने वाला है उसकी जेब से सीधा अकाउंट में जाए, बीच में कोई आदमी। तो आखिर क्या है, क्यों इतनी भीड़ लगती है इसमें? कहाँ कुछ गड़बड़ घोटाला क्या है आपकी नजर में? क्या कैसे क्या कुछ करते हैं लोग? क्या इलेक्ट्रॉनिक के अलावा कुछ और कर लेते हैं? सबसे पहले चीज तो जी, सिर्फ नोटिफिकेशन लोगों के लिए, बस फास्टैग लगाओ, फास्टैग लगाओ, फास्टैग लगाओ, है ना। हमेशा वो डर का माहौल क्रिएट करने का, नहीं तो इतना फाइन, नहीं तो डबल फाइन, नहीं तो जाने नहीं देंगे। व्हाट इज द अदर पार्ट? आप जिस टोल प्लाजा पे इंप्लीमेंट करने वाले हो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है? क्या वो सिंक्रोनाइज हुआ है? क्या वो 24 आवर्स रियल टाइम डेटा दे रहा है? क्या वहां पे जो कर्मचारी है, क्या वो कॉन्ट्रैक्टर है या वो टोल प्लाजा ऑपरेटर है, उसका ट्रेनिंग हुआ है? इसका कोई डेटा नहीं। इसके बारे में जवाबदेही सेंट्रल गवर्नमेंट देना नहीं चाहता, डेटा भी नहीं देना। आज तक कितने स्टेट वाइज, कितने यूनिट टेरिटरी वाइज, कितने टोल प्लाजा वाइज आपने फास्टैग इंप्लीमेंट किए हैं या डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? कितने लोगों को ट्रेनिंग दिया? ये कुछ भी चीज नहीं सरकार ने आज तक डिस्क्लोज किया है। हम मांग मांग के थक चुके। एक एग्जांपल फ्रॉड का मैं आपको आपसे शेयर करता हूं। 1 दिसंबर 2019 से फास्टैग कंपलसरी हुआ। फिर फास्टैग लगाने के लिए जैसे ही भीड़, मतलब कुछ समय ही नहीं देना है, जैसे वो कहते हैं वो एक वो धक्का तंत्र हमेशा का वो जो आदत लगी है, बराबर है, टाइम ही नहीं देना है, राइट। तो चलो, जैसे नोटिफिकेशन आया, मीडिया में बवाल हो गया, ये फास्टैग चाहिए, फास्टैग लगेगा तो अरे बाप रे क्या होगा मालूम नहीं। इसके बाद एक चीज आई, फास्टैग के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला कि आपको वन टाइम रिफंडेबल डिपॉजिट देना होगा। अब उसकी ऑफिशियल लिस्ट मेरे पास है, जो एलएमवी से लेके
LMV लाइट मोटर व्हीकल मतलब जो कार है उसको 200 रुपया, लाइट कमर्शियल व्हीकल उसको 300 रुपया, बस ट्रक है उसको 400 रुपया, एंड अबाव मतलब मल्टी एक्सेल से लेके आप कंटेनर या जो भी बढ़िया 500 रुपया वन टाइम रिफंडेबल डिपॉजिट। उसका आज तक क्या हुआ, कितना डिपॉजिट हुआ, कितने लोगों ने भरा, ये आंकड़ा अब तक गवर्नमेंट ने दिया नहीं है। दूसरी चीज टोल प्लाजा पे जितने भी इंप्लीमेंटर्स है यानी कि बैंक वाले और टोल प्लाजा ऑपरेटर, इन्होंने ट्रांसपोर्ट वाले से ये वन टाइम डिपॉजिट का नाम चेंज करके टोल प्लाजा फी या फास्टैग फी या फास्टैग आपको चाहिए तो इतने में लेना पड़ेगा, ये 200 रुपए वाला जो मामला था वो हजार तक ट्रक वालों से वसूल किया गया, उसकी रिसिट नहीं दी गई और उसी दरमियान करीबन एक 5-6 महीने में 1000-2000 करोड़ का फ्रॉड हो गया। ये वस्तु स्थिति है आज की तारीख में। ये प्रॉब्लम है, आप अवेयरनेस नहीं करते, आप जो ये और सीरियसली ये इसमें आरटीओ भी शामिल है। इन्होंने 500 रुपया, 600 रुपया, 700 रुपया, अचानक वो फास्टैग वाले एजेंट क्रिएट हो गए और करीबन ये मामला था दिसंबर 19 से लेके अगला 6 महीना, ये करीबन 3-4 महीने चला और 1000-2000 करोड़ का फ्रॉड हो गया। आज तक पता नहीं था, वो ट्रांसपोर्ट वाले को मालूम नहीं है, वो व्हीकल कम्यूटर को मालूम नहीं है, वो ड्राइवर को मालूम नहीं है, ये रिफंडेबल फी है, ये वन टाइम फी है, इसमें मेरा अकाउंट में कितना रहेगा, उसमें और बैलेंस कितना होगा, उसमें थ्रेशोल्ड अमाउंट कितना होगा, कुछ भी लोगों तक पहुंचा नहीं है। बावजूद कि उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में हर चीज का अवेयरनेस, हर चीज का ट्रेनिंग देना कंपलसरी किया है, लेकिन कितना दिया, किसको दिया, कैसे दिया, इसका डेटा अवेलेबल नहीं है। ये प्रॉब्लम है। तो ये फिर आखिर पैसा कहाँ जा रहा है? आरटीआई वगैरह के जरिए कभी कुछ आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश की क्या? कुछ yes. अब तक सरकार के पास कितना पहुंचा है और सरकार के और कम्यूटर के बीच के किसी की जेब में और कितना चला गया? ये कहीं कोई असेसमेंट, कोई अंदाजा, कोई अटकल कुछ है क्या आपके पास? देखो कैसा है कि किसके जेब में कितना गया, ये तो भगवान भी बता नहीं सकता, बराबर है, क्योंकि उस पर कोई प्रोसीजर ही नहीं है, राइट। लेकिन हाँ, डेटा के बारे में मैंने नेशनल हाईवे हेड ऑफिस जो आपके दिल्ली में द्वारका में है, राइट, वहां पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। एक 2-4 क्वेश्चंस में पढ़ के बताता हूं। मैंने पूछा था, प्लीज प्रोवाइड ट्रू सर्टिफाइड कॉपी ऑफ टिल डेट ईयर वाइज नंबर ऑफ यूजर्स हैज बीन रिफ्यूज्ड फास्टैग। और मैंने पूछा था कि फास्टैग के बेनिफिशियरीज कौन है, मैंने पूछा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कौन सी है, मैंने पूछा था कि आज तक कितने फास्टैग डिस्ट्रीब्यूट हुए, राइट। तो सीधा सीधा आंसर आया, नो डेटा अवेलेबल, नो डेटा मेंटेन्ड, मतलब ये डेटा मेंटेन ही नहीं करना चाहते। यानी जैसा कि और बहुत से विभाग के बारे में आपने पिछली बार बताया था कि अब तो आरटीआई से सवाल करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि लोग डाटा ही नहीं रख रहे हैं अपने पास। तो ये डेटा ना रखने का यानी करप्शन का दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या है आखिर? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। यही प्रॉब्लम है कि सिस्टम ही ऐसा बनाएंगे। अच्छा, फिर इसको इससे फायदा कौन लोग उठा रहे हैं? कौन है जो ये ऑपरेटर्स हैं? कौन लोग हैं जो ये किसको पैसा जा रहा है? क्या ये कहीं पार्टी के लोग हैं या कहीं वो बिजनेस लॉबी से हैं जिनको सरकार अक्सर नाम लिया जाता है, जिनको फाइनेंस करना चाहती है, सपोर्ट करना चाहती है? आखिर कौन लोग हैं इसके बेनिफिशियरीज? पूरे देश का मामला है, ये किसी एक जगह का नहीं है। मैं वही बोल रहा हूं कि इट इज, मैंने कहा ना कि ये सिस्टम ऐसे बनाते हैं कि इतने लूप होल्स छोड़ देते। अभी टोल प्लाजा में स्टेक होल्डर्स बहुत लोग हैं, जैसे टेंडर जो निकालने वाली संस्था है, वेदर इट इज NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट,
PWD, CPWD, बराबर है। उसके बाद वो टेंडर भरने वाली कंपनी, टोल प्लाजा, उसके सब कॉन्ट्रैक्टर्स, फिर ऑपरेटर्स, फिर वहां से लेके एक एक टोल प्लाजा डिसीजन करते हैं, वहां से लेके आप अलग अलग कमिटियां, अलग अलग फॉर्मेशंस, काउंसिल्स, राइट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कमिटी, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो ये स्टेक होल्डर की लिस्ट बहुत बड़ी है। अब इसमें चीज देखो, इट इज वेरी, मतलब आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि किसको कितना मिलता है, राइट? बट यस, फ्रॉड है, 100% है। जैसे जैसे हम लोग अंडर रिपोर्टिंग कहते हैं कि अगर 100 गाड़ियां जाती हैं तो 50 का ही हिसाब दिखाते हैं। ये प्रॉब्लम है, ये हम लोग ने हाईकोर्ट में भी प्रूव किया है, लेकिन सरकार उसमें दखल नहीं देना चाहती। दूसरी चीज, 2014, 15, 16, 2014, 15, 16 ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, AIMTC, जो ट्रांसपोर्ट की भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? उसके साथ साथ काफी सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रांसपोर्ट को, ट्रक को, कंटेनर्स वालों को, बस वालों को रिप्रेजेंट करती है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने 2014, 2015, 2016 माननीय प्रधान सेवक मोदी जी को रिक्वेस्ट किया था और लेटर दिए थे, बावजूद मिले थे। जब अरुण जेटली साहब थे फाइनेंस मिनिस्टर, उनको भी मिलके निवेदन दिया था। कोई रोहित कुमार सिंह करके मिनिस्ट्री के कोई अच्छे लेवल पर सेक्रेटरी है, उनको निवेदन दिया था कि वी आर रेडी टू पे। आप बोलो टोल कितना जमा होता है, वी आर रेडी टू पे। 1 जनवरी को आप जितना बोलेंगे, ये आंकड़ा था 2012-13 में करीबन 15-17 हजार। फिर ये आंकड़ा 2 साल के बाद हुआ 20 हजार। फिर और 2 साल के बाद 2017-18 के दरमियान ये आंकड़ा हो गया 25 हजार, यानी जो 25,000 करोड़। 25,000 करोड़ के जी जी ये जी। नेशनल हाईवे बोलती है, मतलब नेशनल हाईवे से डिटेल जब निकाले कि इतना टोल जमा होता है, ऐसा नेशनल हाईवे ने बोला, तो वो करस्पॉन्डेंस लेके ये लोग, दिस पीपल आर वेयर रेडी, और रादर आई वुड से आर, अभी भी रेडी है कि आप बोलो कितना टोल जमा होता है, हम लोग एडवांस में पे करने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो बीच में हर्डल्स है, जिसमें इकोनॉमिक का भी लॉस जो है, टोल प्लाजा पे रुकने से फ्यूल लॉस और इकोनॉमिकल लॉस 80,000 करोड़ का सालाना है। तो अगर 25,000 हम दे देंगे, लेकिन आज तक वो प्रपोजल सैंक्शन नहीं हुआ, उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। अब इसका ये क्यों नहीं हुआ, ये रीजन से हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि काफी सारा इसमें लीकेजेस है और स्टेक होल्डर की लिस्ट भी बहुत बड़ी है। अब इससे जो यानी आपको यानी यानी अंदाजा ये जो लगा, 25,000, यानी 25,000 करोड़ का जो आंकड़ा है उससे भी कहीं ऊपर की बात है, इतना भी नहीं है, इससे ज्यादा 100%। है। मैंने आपके लास्ट एपिसोड में बोला था कि LMV और LCV कार वाला मामला छोड़ दो, जी जी। सिर्फ 1.5 करोड़ का बस ट्रक का हिसाब ले लो, उसमें से 60% नेशनल हाईवे प्लाई करते हैं, तो 1 करोड़ का हिसाब ले लो दिन का। 564 टोल प्लाजास एज ऑफ टुडे। अब ये कोविड का मामला छोड़ दो, लेकिन उसके पहले वाला और आगे आगे, आगे आने वाला भी, जो नॉर्मल सिचुएशन में एक टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं, मिनिमम 500 रुपए का टोल कलेक्शन, कोई भी एक, अगर नॉर्मल 350-500 किलोमीटर का ट्रैवल है बस ट्रक का, जो भी होना भी चाहिए, राइट? कम से कम वो 3 से 4 टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं ऑन नेशनल हाईवे। हम लोग एक का भी कैलकुलेशन ले लेंगे तो 1 करोड़ इंटू 500 पकड़ो, तो दिन का अगर मैं 500 करोड़ बोल रहा हूं, तो साल का कितना हो गया? अब कितना होगा और कितना दिखाते, यही तो प्रॉब्लम है। इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में अंडर रिपोर्टिंग कहते हैं। जी जी जी। तो अब अब और यही प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं, इसमें इसमें ये बताइए कि फिर क्या कुछ हो, आखिर जनता क्या करे, सरकार से क्या मांग करे, कहां जाए? क्या ये डंडे पिटती रहे, गाड़ियों के शीशे टूटते रहे, बाउंसर्स का सामना करते रहे? एक आम शहरी जो इज्जत से जीना चाहता है, जो पे भी करना चाहता है, वो हर जगह एम्बेरसमेंट का सामना करता रहे और लुटता भी रहे और वो सरकार की जेब में ना जाए? आखिर इसके लिए क्या किया जाए? जनता एक नहीं है, जनता को अन्याय सहने की आदत हुई है, इसका ही फायदा हर सरकारें लेती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आप
झगड़ना, आंदोलन, ये कोर्ट कचहरी तो बहुत दूर की बात। हाँ। आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कंप्लेंट भी नहीं करते। हम्म। आपने जिसको चुन के दिया है, लोकल लेवल पे आपका जो कॉर्पोरेटर है, हम्म। आपका स्टेट लेवल पे आपका जो एमएलए एमपी एमएलसी है, आपका देश लेवल पे आपका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कितने लोगों ने उनको जाके मिले, हम्म। आपने आपकी तकलीफ बयान की, आपके लिए जो तहसीलदार से लेके कलेक्टर बिठाए हैं, जो अपने टैक्स पेयर से उनका घर चलता है, कितने लोगों ने उन तक पहुंचे। ये चीज जब तक होती नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। सिस्टम है, लॉज है, सारी चीजें हैं, कॉग्निजेंस भी लेना पड़ता है, लेकिन पब्लिक प्रेशर ही नहीं आता। ये प्रॉब्लम है। कंप्लेंट तो करो भाई। और जब हम लोग फास्ट ट्रैक की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, हाँ तो ये हाँ। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की है। ये हम्म। पूरी तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हाँ। बहुत लंबी चौड़ी है इसमें। जी जी, बता दीजिए, मोटे मोटे बता दीजिए ताकि लोगों में जिस जानकारी बढ़े। एग्जैक्टली जिसमें इंटीग्रल कंपोनेंट, लेन लेवल और टोल प्लाजा लेवल, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक टोल या फास्ट ट्रैक के लिए गुजर रहे हो तो। आरएफआईडी ईटीसी ट्रांस रिसीवर near pay access mounted on canopy, electronic closure, lane controller with industrial PC, AVC including sensors, loop detector, user fare display with mounting pole, automatic barrier gate, overhead lane status, light, traffic light with mounting pole, loop with detector, incident capture, कैमरा विथ माउंटिंग पोल। लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। टोटल 31 पार्ट से जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मिलके अलग अलग जगह पे टोल प्लाजा पे चाहिए। मेरा चैलेंज है, एक भी टोल प्लाजा अगर ये पूरा 31 का कॉम्प्लायंस दिखाता है ना, ये मैं माइतेरीगर और टोल वाला काम बंद कर दूंगा। अच्छा, आखिर में सम अप करने के लिए कुछ अगर आप खास बात कहना चाहते हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे और बहुत लंबी बात नहीं हो सकती, आप कंक्लूड कर लीजिए जो खास बात रह गई। बहुत ही खास अहम कंप्लेंट के बारे में तो हमने कहा। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर कम्युनिटी फेस करता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर काम नहीं करता, एंड दे चार्ज यू कैश। पॉइंट नंबर 1, अगर आपका, मैं ये 7 मई 2018 मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट GSR 427 इन ब्रैकेट ई, ये नोटिफिकेशन आपको मैं बता रहा हूं, डेटेड 7 मई 2018, GSR 427 इन ब्रैकेट ई। इसमें साफ साफ लिखा है, अगर आपके फास्टैग में इंस्ट्रूमेंट में बैलेंस है और टोल प्लाजा का इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन बराबर काम नहीं कर रहा है, और बैलेंस होने के बावजूद भी अगर आपका टोल कट नहीं हो रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्टर या टोल प्लाजा ऑपरेटर की है। अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर नहीं काम करता तो उसने आपको फ्री छोड़ना चाहिए। ये है। ये होता क्या है, कैश भी लेते हैं और आगे पता चलता है कि अपना फास्टैग से भी पैसा भी कट गया। पैसा भी कट जी। गया। तो ये मैं, बाकी सारा चीज छोड़ दो, ये अगर ये हर गाड़ी में होना चाहिए। ये जो नोटिफिकेशन में बता रहा हूं 7 मई 2018, ये इससे लूट ये बहुत कम हो सकती है, क्योंकि ये लोगों को मालूम ही नहीं है। स्पेशली ट्रांसपोर्टर, हर व्हीकल में, उनके हर ट्रक में, बस में ये होना चाहिए। क्योंकि यही आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो मैन्युअली पैसा खाने के लिए कुछ तो भी काम रीजन बता के वो सिस्टम काम नहीं करवाते या बंद कर देते, जो भी है। और फिर कैश लेंगे, क्योंकि कैश लेंगे और आगे जब आपको पता चलता है कि आपका पैसा भी कट गया है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपके पास फास्टैग में बैलेंस है, तो दे हैव टू सेंड यू फ्री ऑफ चार्ज, और वो जीरो बैलेंस वाला पर्ची उनके पास कटनी चाहिए। तो ये हाँ बहुत बड़ा मामला है। और हाँ। दूसरी चीज, लास्ट एक लाइन, अगर आपके बारे में अगर ऐसा भी होता है कि
पैसा कट गया या कैश भी लिया, तो आपको वो अगर चाहिए तो देयर आर 2-3 प्रोसीजर है जो अगेन लंबी चौड़ी बना दी है, बट प्रोसीजर है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में एक, आप ऑन द स्पॉट कंप्लेंट करो, एडमिन ऑफिस में जाके वो नोट करो, आपको शब्द लिखा है निगोशिएशन करके आप कर सकते हो और बता के ये आपका पैसा वापस आ सकता है। इट टेक्स टाइम। नहीं तो लिखित कंप्लेंट करो, 30 दिन में वो निकाल होना चाहिए। टोल ऑपरेटर या जो भी बैंक है, दे हैव टू कॉम्पनसेट ये ट्रांजैक्शन, ये बाय डिफॉल्ट लिखा है। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो क्लियर कट यहां पे लिखा है कि यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर अंडर सेक्शन 24 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 एंड रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड देयर अंडर। देखो, ये मामला 100 रुपए का नहीं है, ये मामला 500 रुपए कट होने का नहीं है। आपने कंप्लेंट करना चाहिए। ऐसे किस्से होने दो। अगर आप एक्ट के तहत जाते हो तो आपको डेफिनेटली वो पेनल्टी के साथ या बोनस के साथ या इंटरेस्ट के साथ वो 100% मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, जाने दे यार, वो 100 रुपए गया ना, कौन झंझट करेगा। इसी का फायदा उठा के वो 1 रुपया आखिर में पूरे साल के बाद 1000-2000 करोड़ का फ्रॉड क्रिएट होता है। और ये कभी भी ट्रेजरी में जाता नहीं है, ये हमेशा फिर आपको मालूम है स्टेक होल्डर के पास, क्योंकि हम लोग कंप्लेंट ही नहीं करते। सो देयर इज लॉ, देयर इज सिस्टम, देयर इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सारी चीजें कंप्यूटर के साथ है। बट और ये मेरा रिक्वेस्ट है आपके चैनल से, ट्रांसपोर्ट वालों, आप प्रॉब्लम में है। आपका हर दिन कोई ना कोई ड्राइवर पिट रहा है, वहां पे दादागिरी उसके ऊपर हो रही है, आपके ट्रक लूट रहे, आपका डबल चार्ज, हेवी चार्ज, ओवरलोडिंग चार्ज, दुनिया भर का तकलीफ आपको दे रहे। अगर आप चाहो तो चक्का जाम हो सकता है, लेकिन ये एटलीस्ट ये सारी प्रोसीजर तो फॉलो करो। आंदोलन की तो फार दूर की बात, एक साथ बैठ के मिलके हल निकालो। लॉ आपके साथ है, प्रोसीजर आपके साथ है, बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रांसपोर्टर अगर एक साथ आते हैं तो काजमी साहब 100% टोल एक झोल और फास्टैग झोल में सॉल्यूशन आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय शिरोडकर साहब, आपने बहुत ही डिटेल से बताया और खास तौर पे आपने जिस गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जीएसआर का जिक्र किया 2018 7 मई वाला, वो सबको अपनी गाड़ियों में रखना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए जो भी तकलीफ आपको हो, ताकि आपकी इस तकलीफ का निदान हो सके और अपने जो नुमाइंदे आपने सेलेक्ट करके इलेक्ट करके भेजे हैं उनसे काम लिया जाए कि आपकी जो शिकायत है उसको वो हल कराएं। ये करोड़ों हजारों करोड़ का घपला है। इस घपले से देश का नुकसान हो रहा है, आपकी जेब से पैसा जाता है और देश के जो ट्रेजरी है, जो खजाना है, उसमें वो पैसा नहीं पहुंचता, बीच के लोग खा लेते हैं, चाहे वो सियासी लोग हों या सियासी लोगों के नजदीकी लोग हों। बहुत बहुत शुक्रिया शिरोडकर साहब, आपने हमें समय दिया। मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों को आप बहुत सी काम की जानकारी आप देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं, ये एपिसोड थोड़ा लंबा हुआ है, बहुत ही अहम मालूमात हैं, इसका फायदा जरूर उठाएं और तकलीफ से बचें, इज्जत के साथ जीना सीखें और देश के जिम्मेदार नागरिक बने। ये बहुत ही अहम है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।